तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, अभी तक जो भी हमने सांख्यिकी के मूलभूत तथ्य पढ़े हैं, जो बेसिक अपन ने स्टैट्स के बारे में पढ़ा, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि अगर हम चैप्टर का नाम एक बार समझ जाएं तो उसके अंदर हम आगे क्या क्या करने वाले हैं उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। तो देखिए, नाम इसका क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर अपन ये समझ लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, तो जो भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति, क्या है सेंट्रल टेंडेंसी? देखिए, सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये आपको पता है कि हमारे पास डेटा होता है। उस डेटा के एनालिसिस से, उस डेटा के विश्लेषण से हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उसका अध्ययन करके हम कोई डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? आपको जो डेटा दे रखा है, आपको जो समंक दे रखे हैं, वो समंक सारे, जो जितने भी आपको समंक दे रखे हैं, उनका एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, उनकी एक प्रतिनिधि मूल्य ही हमारा क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं। क्या कहा मैंने? समंक तो बहुत सारे दे रखे हैं, समंक तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन समंकों का एक सिंगल, मैं एक एक वर्ड पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, एक मतलब एक ही होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक उनका प्रतिनिधि मूल्य जो जिस तरह के समंक दे रखे हैं उनका प्रतिनिधि बने। इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एक क्लास है, कक्षा है, उसमें विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक क्या होता है? मॉनिटर। एक क्या होता है? अपना क्लास का मॉनिटर होता है। तो एक तरह से ये समझिए, समंक तो बहुत सारे दे रखे हैं, समंक तो बहुत सारे हैं, उनका एक मॉनिटर क्या कहलाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो उनका एक प्रतिनिधि मूल्य, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो कहलाती है अपनी केंद्रीय प्रवृत्ति। तो हमारे अब आगे इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से दिए गए समंकों के लिए, गिवन डेटा के लिए, किस तरह से हम एक प्रतिनिधि मूल्य, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। उसके कई अपने पास तरीके हैं, किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। तो बेसिकली अभी मैं जब आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज दिमाग में क्या बैठ गई? सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? दिए गए समंकों के लिए, दिए गए डेटा के लिए एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो उन सभी को क्या करता हो? प्रतिनिधित्व देता हो। जो दिए गए समस्त समंकों का क्या हो? एक प्रतिनिधि मूल्य हो। इसको अपन ये भी बोलते हैं टिपिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि मूल्य। एक नाम और आता है इसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, टिपिकल वैल्यू। टिपिकल वैल्यू, प्रतिरूपी मूल्य। देखो, बड़ा आसान है। टिपिकल मतलब किस टाइप का डेटा दे रखा है, तो उस टाइप को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप को ये प्रतिनिधित्व देता है, इसलिए बोलते हैं प्रतिरूपी मूल्य। अब देखिए किस तरह से अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज लेते हैं अपन इसके अंदर। तो मैंने एक परिभाषा लिख रखी है यहां पर, उस परिभाषा का पढ़ते हैं अपन। It is one single representative value of given series which describe the characteristics of the entire data। अपने आप में बड़ी परिपूर्ण परिभाषा है। इसको समझ लिया तो अपन को सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आ गई। तो इट इज वन, पहली बात जो ध्यान देनी है, मैं जिन चीजों पे ध्यान देना उसको मैं अंडरलाइन करूंगा, उनके बारे में सारी बात करूंगा। तो ये क्या है? एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, किसकी? पूरी सीरीज की। विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर डाटा। तो यह समंकों की श्रेणी के अंतर्गत स्थित एक ऐसा अकेला मूल्य है, एक ऐसा अकेला मूल्य है जो श्रेणी के अन्य मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब क्यों बोलते हैं इसको टेंडेंसी? दिस वैल्यू इज द पॉइंट अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज ऑफ डेटा क्लस्टर। इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह श्रेणी के उस मूल्य को दर्शाता है, उस मूल्य को दर्शाता है जिसके आसपास श्रेणी की अन्य इकाइयां क्या है? केंद्रित हैं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये एक ऐसा मूल्य होता है, एक ऐसा अकेला मूल्य होता है जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बाकी के मूल्य
श्रेणी के बाकी के मूल्य, सीरीज की बाकी के जो वैल्यूज हैं वो उस सेंट्रल टेंडेंसी के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, क्या बोला मैंने, एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी सिंगल वैल्यू जिसके टू एंड फ्रो, जिसके इर्द गिर्द बाकी की इकाइयां क्या है, सेंटर्ड हो रही हैं, केंद्रीकृत हो रही हैं। बस इतनी सी बात समझनी है। तो एक ऐसा मूल्य जिसके इर्द गिर्द बाकी के मूल्य क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो इस पूरी चीज का फाइंडिंग 2 लाइनों में आई। जो भी मैंने इतनी देर में बोला उसकी फाइंडिंग को अपन अब 2 लाइनों में समराइज करके खत्म करते हैं। पहली बात, ये क्लास का मॉनिटर होता है। क्या होता है ये, समंक तो बहुत सारे हैं, उन समंकों का मॉनिटर है, उन समंकों का क्या है, प्रतिनिधि मूल्य है, उन समंकों का क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। पहली बात। दूसरी बात, भाई सेंट्रल टेंडेंसी नाम क्यों पड़ा, ये एक ऐसा मूल्य होता है जिसके इर्द गिर्द, जिसके टू एंड फ्रो, जिसके दाएं बाएं बाकी के मूल्य क्या है, इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी के मूल्य क्या हो रहे हैं, क्लस्टर्ड हो रहे हैं। क्लस्टर मतलब इकट्ठा होना। तो बस ये मेरी पूरी परिभाषा को इन 2 लाइनों में समाप्त कर रहा हूं। आपको जब भी परिभाषा के बारे में बात आए केंद्रीय प्रवृत्ति की, बस मेरी 2 लाइन ध्यान रखना। पहली लाइन क्या है, एक प्रतिनिधि मूल्य, क्या है, टिपिकल वैल्यू है, प्रतिरूपी मूल्य। टिपिकल मतलब किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा आपके पास है। तो देखो परिभाषा को अपन ने बहुत डेप्थली आराम से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ, कई बार क्वेश्चन बनता है ये कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक नाम और होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के औसत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं ये बात मैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे आगे जाके, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। क्या पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे। और उस मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन को यानी अपकिरण की माप को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर के एवरेज, क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि के औसत बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया, आगे जाके क्वेश्चन भी बनेगा। क्या बताया मैंने, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक और नाम क्या है, प्रथम कोटि के औसत। क्या नाम है, प्रथम कोटि के औसत। और जो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के औसत। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को प्रथम कोटि के औसत भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति हो, कोई भी, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे उसी को, लेकिन हमारा तरीका अलग होगा, हमारा अंदाज पढ़ने का अलग होगा कि अब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरे डेप्थ तक चीज समझनी पड़ेगी। बस इतना ही होगा। चीजें वही होंगी, आपने सुनी होंगी, मीन, मीडियन, मोड वगैरह सुने हैं आपने। अभी अपन मीन, मीडियन, मोड की बात नहीं करते, अभी हम जनरलाइज्ड सामान्य बात करते हैं कि किसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या होना चाहिए। देखो मैं एक एक शब्द को बिल्कुल स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें एसेंशियल होनी चाहिए। किसी में कुछ गुण होंगे, किसी में कुछ गुण क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। क्योंकि आपको पता होगा ना, बचपन में पढ़ा होगा ना आपने कि कुछ क्या होती हैं मेरिट और कभी क्या होती हैं डीमेरिट्स। तो कुछ तो क्या होते हैं गुण और कुछ क्या होता है उसमें कमियां होती हैं, दोष होते हैं। तो बस अगर कोई चीज एब्सेंट है क्या बन जाएगी उसकी, वो दोष बन जाएगी। कोई चीज प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, उसका गुण बन जाएगा। तो इन्हीं की प्रेजेंट की इन एसेंशियल तथ्यों की देखो कितना अपन डेप्थ में चीज समझ ली। हम कहते हैं ना भाई ये एक अपने पास मीन है, इसके गुण क्या है, दोष क्या है। तो हमने एक चीज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किसी केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो है गुण, जो नहीं है वो दोष बन गए। तो बहुत सिंपल सा अपन इसी तरह से अपन आगे चीजें पढ़ेंगे ताकि हर चीज समझते चले और हमको रटने की आवश्यकता ना हो, चीजों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी किसी भी डेप्थ तक आ जाए हम उसको कर पाएंगे। तो देखो मैंने एक चीज लिखी यहां पर, एसेंशियल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखियो क्या क्या होता है। पहली बात, हम कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लें, हम कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी लें, वो रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो रिजिडली का मतलब क्या है, यहां लिखा है अपन ने अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया बहुत छुए तो वो हार्ड हो, वो वाला चीज नहीं है। रिजिडली का मतलब है अच्छी तरह से सुपरिभाषित। मतलब अगर मैं कह रहा हूं मीन तो मुझे पता होना चाहिए कि मीन क्या है और मीन क्यों निकाल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मीडियन तो परिभाषा होनी चाहिए, भाई ये मीडियन है और इसको इसलिए लगाया जा रहा है। अगर मैं कहता हूं मोड तो अर्थ जो है उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियरली क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति, कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति का पहला गुण क्या होना चाहिए, वो रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जो अनुसंधान करता है, जो यूज कर रहा है नॉलेज को,
जो अपना इन्वेस्टिगेटर है उसको कोई अनुमान का सारा गुंजाइश नहीं। ये नहीं कि अनुमान से यार ये चीज निकालनी है, क्या ये लगा लें, क्या, उसको पता होना चाहिए ये चीज निकालनी है, इसके लिए मीन, ये निकालना है इसके लिए मीडियन, ये निकालना है इसके लिए मोड। तो बिल्कुल कठोरता से परिभाषित होना चाहिए, बिल्कुल रिजिडली क्या होना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए। तो पहली चीज परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड चीज, इट शुड बी, देखो हर चीज बोल रहा हूं शुड, मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये क्या है, जरूरी नहीं है कि जो मैं आगे चीज पढ़ूं उन सब में ये सारे गुण हों, ये कोई जरूरी नहीं है जो चीज आगे पढ़ने वाला हूं उन सब के अंदर ये सारी चीजें हों। ये तो क्या है, जनरलाइज, ये सामान्य चीजें हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति में ये चीजें होनी चाहिए। अब किसी में होती हैं पूरी तरह से, किसी में कुछ कमियां होती हैं, तो वही हमने बात की गुण और दोष की। तो सेकंड चीज है, इट शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जो सीरीज में सारे समंक हैं उन सबको सम्मिलित करना चाहिए गणना में। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, ये जो गुण है क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जितने भी समंक दे रखे हैं सीरीज में, जितने भी श्रेणी में समंक हैं, जितने भी सीरीज में वैल्यूज हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, गणना में शामिल करना चाहिए। अब आपको पता है मीन जो होता है ना वो सबको शामिल करता है, बट मीडियन सबको नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा था ये जरूर नहीं है ये सब चीजें सब में मौजूद हों, किसी में होंगी किसी में नहीं होंगी, वो क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से आवश्यकता के अनुरूप हम चूज करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति लगाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो सेकंड चीज बोलती है यह दी गई श्रेणी के समग्र अवलोकनों के आधार पर निकाला जाना चाहिए, समस्त अवलोकनों के आधार पर इसको कैलकुलेट करना चाहिए, गणना करनी चाहिए। तीसरा बोलता है इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, माप ऐसी हो जिसपे गणितीय विधियों का उपयोग संभव हो। अब देखो गणितीय विधियां क्या होती हैं, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कई चीजें होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा कि आप जब मीन निकालते हैं, हम भी पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मानते हुए कि अपन ने मीन तो सुना होगा। हम जब मीन निकालते थे तो जैसे कोई दो सीरीज दे रखी है, एक सीरीज अलग है, इसका मीन निकाला लिया गया, एक सीरीज और है उसका मीन निकाल लिया गया। हम उन दोनों सीरीज को इकट्ठा करके, उन दोनों सीरीज को मर्ज कर हम उनका संयुक्त, हम उनका कंबाइंड मीन निकाल लिया करते थे। क्या किया हमने, एक श्रेणी, ध्यान समझना मेरी बात को, एक बार समझ लिया तो इस शब्द को कभी नहीं भूलोगे, गणितीय विधियां, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके अभी इस चैप्टर में जो जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा उन सब में मैं गुण दोष की बात भी करूंगा, उन सब की प्रॉपर्टीज की बात भी करूंगा, और प्रॉपर्टीज में बार बार ये आएगा एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये शब्द को अपन ही क्यों ना यही समझ लें, यही थोड़ा समय देकर अपन इस बात को कर लें। तो आप ध्यान रखना कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ परिभाषाओं पे मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि परिभाषाएं समझ में आ गई तो मैं उनके ऊपर आधारित कैसा भी प्रश्न दे दूं आप आराम से कर लोगे। तो गणितीय विधियां का मतलब क्या हुआ, वही बात मैं समझा रहा था कि भाई दो सीरीज दे रखी थी, पहली सीरीज और सेकंड सीरीज, दोनों का अलग अलग मीन निकाला हुआ था और कहा गया इन दोनों को इकट्ठा करके आप मीन निकालो। तो हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला होता था गणित का, याद होगा आपको, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो क्या किया मैंने, गणित के उपयोग से, किससे, मैथमेटिक्स के अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनके उपयोग से मैंने उन दोनों सीरीज को जो अलग अलग माध्य दे रखे थे उनको कंबाइंड करके मैंने क्या कर लिया, उनका एक सिंगल माध्य निकाल लिया। लेकिन ऐसा मैं मीडियन में नहीं कर सकता। मीडियन में आपने माध्यिका में देखा होगा, एक सीरीज दे रखी है, सेकंड दे रखी है, उनका कोई ऐसे कंबाइंड माध्य है, माध्यिका नहीं निकलती जब तक कि उनको प्रॉपरली वाकई में उन दोनों को मर्ज करके एक नई सीरीज ना बनाई जाए। लेकिन माध्य के लिए एक सीरीज अलग थी, दूसरी सीरीज अलग थी, मैंने उनको कोई इनको मिला के सीरीज नहीं बनाई, दोनों सीरीज की सिर्फ माध्य पकड़े, उनकी संख्या पकड़ी और मुझे उनका कंबाइंड मीन प्राप्त हो गया। इसका मतलब माध्य के अंदर गणितीय विधियां उपयोग में ले ली मैंने, लेकिन माध्यिका में यानी मीडियन में मैं नहीं ले पाया। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है इनके अंदर कि गणितीय विधियां, मैथमेटिकल जो अपने ट्रीटमेंट है वो अपन कहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते। तो वो वाली बात है, ये कहता है कि माप ऐसी हो जिसके अंदर अपन गणितीय विधियों का प्रयोग कर सकें, जिसके अपन मैथमेटिकल जो मेथड से मैथमेटिकल जो अपने ट्रीटमेंट है उनका अपन इस्तेमाल कर सकें। It should be least affected by extreme values and fluctuation in series. श्रेणी ऐसी हो जिस पर असाधारण इकाइयों का और निर्देशन के परिवर्तनों का प्रभाव कम से कम हो। दो शब्द हैं ये, एक नहीं है, दो शब्द हैं ये, इन दोनों को समझना है आपको। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज,
एंड फ्लक्चुएशन इन सीरीज। किसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए? हमारे जो रिजल्ट है उसके ऊपर, हमारे जो परिणाम है उसके ऊपर इन दो चीजों का प्रभाव कम होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी, अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। कौन कौन से बेटा? असाधारण इकाई, इसको चरम मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चरम मान भी कहते हैं। और एक निर्देशन के परिवर्तन, एक क्या? सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन, निर्देशन के परिवर्तन। इन दोनों बातों को समझते हैं। तो मैंने कहा था पहले समझ में आ गई बातें तो आगे आपको दिक्कत कम आने वाली है। तो कौन सी दो बातें? मैंने दो बातें कही, उसको जरा समझना। मेरी पहली बात यह थी कि मैंने कहा एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने आपको कहा एक्सट्रीम वैल्यूज, असाधारण इकाई या चरम मान, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, चरम मान। जैसे मान लो मैंने कहा 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, और मैंने कहा इन चारों का क्या निकालो? मीन निकालो। क्या निकालो? इनका मीन निकालो। ठीक है साहब, आपने मीन निकाल लिया। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 अपने 22, 22 बटे आपने 4 किया तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, आपका 5.5 कितना आ गया? आपका मीन आ गया। कितना आ गया आपके पास? मीन आ गया साहब, 5.5 मीन आ गया। अब मैंने कहा इसके चरम मान है 2 और कौन से? अपने ये 8, जो चरम मान है इसके 2 8 इनको बदल दिया, बाकी नहीं बदला। देखो मैंने 5 7 को रखा, या इसको तो इसको भी 2 को रख लेते हैं, और अपन ने 8 की जगह क्या कर दिया? मैंने 8 की जगह मान लो मैंने 80 कर दिया। अब आप खुद देखिए, केवल एक मान ने, केवल एक असाधारण इकाई। अब आपके समझ में इस पॉइंट को आराम से समझ सकते हो क्या मीनिंग होता है चरम मान का, क्या मीनिंग होता है एक्सट्रीम वैल्यू का, क्या मीनिंग होता है असाधारण इकाई का। ये है वो असाधारण इकाई। एक वैल्यू 80 ने आके यहां पर भी हो सकती थी और इधर भी हो सकती थी, इसलिए इसको केवल चरम मान ही बोलते हैं। एक्सट्रीम, ये क्या है? राइट एक्सट्रीम है, दाईं और एक्सट्रीम है, और ये क्या था? अपना लेफ्ट एक्सट्रीम था। तो बेसिकली आप ये देखें, एक इस मान की प्रेजेंस ने हमारे मीन को बिल्कुल हिला के रख दिया, मीन के मान को पूरा चेंज करके रख दिया। तो ये जो गुण है वो कहता है कि माप ऐसी होनी चाहिए, ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी की माप होनी चाहिए जिसके ऊपर इन चरम मानों का प्रभाव कम से कम पड़े। अब कहीं तो कम पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा, और कहीं थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें, वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी क्या समझना है? अभी आपको मुझसे से इतना समझना है कि इसका मतलब क्या है। कहीं पर भी मैं बोलूं चरम मान, कहीं पर भी मैं बोलूं एक्सट्रीम वैल्यू, कहीं पर भी मैं बोलूं असाधारण इकाई, कहीं पर भी मैं बोलूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज, तो तुरंत समझ जाना है ऐसे मान जो सीरीज के कोने में कहीं पर भी राइट साइड में हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में हो सकते हैं, और वो सीरीज के बाकी मानों से बिल्कुल अलग हों। आप देखें कितने प्यार से चल रहे हैं, 2 5 7 8, और अचानक से क्या आ गया? 80। ये 80 क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये 80 क्या है? बाकी की सीरीज से मैच नहीं कर रहा। याद है आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ऑड मैन आउट पढ़ते हैं रीजनिंग में। ऑड मैन आउट की जो चीज बिल्कुल मेल नहीं खा रही हो, बेमेल हो, जो क्या हो? बेमेल हो, उसको अलग कर दो। तो ये बेमेल था, क्या था? तो असाधारण इकाई को, एक्सट्रीम वैल्यू को एक तरह से ये मानते हैं अपने कि थोड़ा सी वो मेल नहीं खा रही, वो बिल्कुल अलग से आ गई। तो उस एक वैल्यू ने मेरे पूरे मीन को बदल के रख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है? राइट साइड में हो सकती हैं, लेफ्ट साइड में हो सकती हैं, जो बाकी के मानों से बिल्कुल अलहदा हो, बाकी के मानों से बिल्कुल अलग हो, अलग हटकर हो, और हमारे परिणाम को प्रभावित कर दें। क्या कर दें? परिणाम को हमारे प्रभावित कर दें। एक और शब्द लिया था मैंने आपके सामने, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन एक नाम मैंने आपके सामने और लिया था। निर्देशन, उच्चावचन, निर्देशन परिवर्तन। क्यों ना इसको भी अपन समझ लें एक बार, इस सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है। आराम समझते हैं। मान लो आप एक क्लास के विद्यार्थी हैं, मान लो आप एक क्लास के विद्यार्थी हैं, उस क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप एक क्लास के विद्यार्थी हैं और उस क्लास में 50 बच्चे हैं। मैंने उन विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का एक सैंपल लिया, 5 विद्यार्थियों का एक न्यादर्श लिया, एक प्रतिदर्श लिया, और उन 5 विद्यार्थियों के जो परसेंटेज थी उसका औसत निकाला। क्या निकाला? उनके जो प्राप्तांक थे, ये मान लें उनके जो प्राप्तांक थे, परसेंटेज छोड़ देते हैं इस बात को, अपन कहते हैं उनके जो प्राप्तांक थे, टेस्ट लिया और उनके जो प्राप्तांक थे उसका मैंने औसत निकाला, उसका माध्य निकाला। ठीक है, माध्य निकाला।
किसी के प्राप्तांक 100 में से 95 थे, किसी के 50 थे, किसी के 60 थे, 70 थे, एक प्राप्तांक का औसत आ गया। अब मैंने उन कक्षा वही कक्षा है, लेकिन जो सैंपल लिया, जो चुनाव किया, वो किसी दूसरे 5 बच्चों का किया। जो मैंने चुनाव किया वो किसी दूसरे 5 बच्चों का किया, तो मेरे परिणाम में क्या आएगा? हल्का सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि नए सैंपल है तो परिवर्तन आ सकता है। इसी परिवर्तन को, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। शायद आपको याद आराम से समझ में आ गया होगा। एक समग्र है, एक पॉपुलेशन कक्षा, जिस कक्षा मैंने क्या बोली आपकी पॉपुलेशन है, उस कक्षा के 100 विद्यार्थी क्या हो गए? समग्र हो गए। उससे बाहर में जा नहीं रहा भाई, उससे बाहर तो मैं जा नहीं रहा, मैं कक्षा के अंदर ही हूं, तो कक्षा मेरे लिए क्या हो गई? समग्र हो गई। कक्षा मेरे लिए क्या हो गई? पूरी पॉपुलेशन हो गई। उस समग्र में से, उस कक्षा में से मैंने 5 का एक सैंपल लिया, परिणाम निकाला, प्राप्तांक औसत। एक अन्य उसी कक्षा में से, सेम पॉपुलेशन में से एक अन्य सैंपल लिया और उसका प्राप्तांक औसत निकाला, तो उनमें अंतर आ सकता है, उनमें भिन्नता हो सकती है, उनमें डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। तो इस गुण ने क्या कहा कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ऐसी हो जिसमें सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का प्रभाव न्यूनतम हो। प्रभाव तो आएगा, सबको पता है, जब सैंपल चेंज करूंगा थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन वो अंतर इतना ज्यादा नहीं हो कि एकदम से मेरे परिणाम लगे यार इसका तो परिणाम बिल्कुल अलग था। जैसे एक का निकाला प्राप्तांक मान लो 80 आया और दूसरे का निकाला 50 आया, तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, एक का 80 आया, एक का 79.4 आया, एक का 81 आया, वो चलेगा, क्योंकि इतना तो अपना परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वो कहता है कि ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति हो जिसके अंदर इस सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन का, इस निर्देशन के उच्चावचन का, इस निर्देशन के परिवर्तन का प्रभाव क्या हो? न्यूनतम। तो ये मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अपन अपनी बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। ये कहता है इट शुड इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। ऐसा होना चाहिए मेरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो आसानी से समझ सके, आसानी से अपन समझ जाए कि ये चीज निकालना ऐसे निकालनी, और शीघ्रता से कंप्यूट करने में, गणना करने में बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, गणना उसकी आसानी से हो जाए। तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, और माप ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से अपन समझ के शीघ्रता से क्या कर सके? निकाल सके। नेक्स्ट चलते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या पढ़ूंगा, केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या पढ़ूंगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप। मैंने इसको थोड़ा 2 पार्ट में बांटा है, इसको मैंने थोड़ा सा 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट तो क्या बोल रहा है? मैथमेटिकल एवरेज, गणितीय माध्य। मैथमेटिकल एवरेज जो गणित के अपने सूत्रों के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे और उनके अंदर गणितीय जो गुणधर्म होंगे, वो कहा था ना एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कहा था ना गणितीय, कहा था गणितीय गुणधर्म, गणितीय एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट लग जाना चाहिए। बस इसका नाम क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के अंदर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अप्लाई होगा। है ही कौन से? ये गणितीय माध्य है, मैथमेटिकल एवरेज है। इनके अंदर वो अपनी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, इनके अंदर वो गणितीय गुणधर्म है, वो इनके अंदर मौजूद होता है। दूसरा जो मैंने पॉइंट लिया है वो है पोजिशनल। देखो जो नाम है वो आपको आराम से बता रहा है क्या कहना चाहता हूं। पोजिशनल एवरेज क्या नाम है? स्थिति संबंधी माध्य। ये कौन से माध्य? गणितीय माध्य। ये कौन से माध्य है? जो पोजीशन स्थिति पर आधारित हो, जो पोजीशन स्थिति पर आधारित हो, वो कौन से माध्य होते हैं? वो अपने होते हैं पोजिशनल एवरेज। और जो गणितीय अपने संक्रियाओं पर आधारित होते हैं वो कहलाते हैं अपने मैथमेटिकल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य, और इनको शॉर्ट में आज के बाद इसको बोलेंगे एएम, किसको? अर्थमेटिक मीन को। इसको बोलेंगे आज के बाद शॉर्ट में जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन, और इसको बोलेंगे अपन एचएम यानी हार्मोनिक मीन। जब तक मैं मीन के बारे में कुछ स्पेशल बोलूं नहीं कि गुणोत्तर माध्य निकालो, या आपको पता हो कि इन कंडीशन में गुणोत्तर माध्य निकलता है, या इन कंडीशन में आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे कई बार मुझे पता होगा, अगर क्वेश्चन ना भी कहे ये बात, अगर क्वेश्चन ना भी कहे कि भाई एएम निकालना है या जीएम निकालना है या एचएम निकालना है, लेकिन जो क्वेश्चन लिखित में दे रखा है, जैसे आगे जाके मैं बात करूंगा, आपने शायद जानते भी होंगे, स्पीड, गति का जो औसत है वो अपन किससे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन से निकालते हैं।
मेरे इस सेंटेंस ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे होंगे। एक क्वेश्चन तो कैसे होंगे, डाटा दे रखा है एएम निकालो, निकाल देंगे। उसने क्वेश्चन ने बोला ये एएम है तो एएम निकाल देंगे। डाटा दे रखा है, उसने कहा भी जीएम निकालो, निकाल देंगे। डाटा ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है जीएम निकाले, हम जीएम निकाल देंगे। क्या एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पे वो बोले भी एचएम निकालो, हम एचएम निकाल देंगे। एक क्वेश्चन वो होंगे जहां लिखित में प्रश्न होगा। क्या होगा, लिखित में प्रश्न होगा और कहेगा भाई उपयुक्त माध्य निकालो। उपयुक्त क्या निकालो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालो। तो आपको उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि किन कंडीशन में लगता है एएम, किन कंडीशन में लगता है जीएम और किन कंडीशन में लगता है क्या अपना एचएम। तीसरे और आखिरी क्वेश्चन वो होंगे कि जहां पर ना तो लिखित में प्रश्न होगा और ना उसने बोल रखा होगा, उसने सिर्फ कहा माध्य निकालो। क्या निकालो, उसने माध्य निकालो। तो जब सिंपल माध्य, ध्यान सुनना मेरी बात, जब सिंपल माध्य दे रखा हो तो अपन नॉर्मली, जब डाटा लिखित में भी नहीं है कि भी चीज डाटा किसका है, ये पता नहीं डाटा स्पीड का है, डाटा पॉपुलेशन का डाटा किसका है, कुछ पता ही नहीं, आपको बस डेटा दे रखा है और माध्य निकालो। तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि एएम निकालूं, जीएम निकालूं, एचएम निकालूं। अगर मैंने सिंपल क्या बोला है माध्य निकालो और पता ही नहीं आपको डाटा कैसा है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या निकालोगे, अर्थमेटिकली। तो सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, अपना समांतर माध्य है। तो अगर मैंने आपको डेटा का प्रकार, अगर मैंने आपको समंकों की नेचर नहीं बताई है, ये लिख के भी नहीं दिया है कि भाई एएम निकालो, जीएम निकालो या एचएम निकालो, सिर्फ क्या निकाला, माध्य निकाल दो। क्या बोला, सिर्फ कि भाई डेटा ये रहा 2, 5, 8, 10, 12 और माध्य निकालो। तो जब सिंपल माध्य लिखा हुआ आता है तो सिंपल माध्य को भी क्या मानते हैं अपन, समांतर माध्य। क्या मानते हैं इसको अपन, समांतर माध्य मानते हैं। बाकी आगे जब पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ लगाते हैं एएम, कहाँ लगाते हैं जीएम, कहाँ लगाते हैं एचएम। तो ये होंगे गणितीय माध्य एएम, जीएम, एचएम, और ये होंगे अपने कौन से, पोजिशनल एवरेज, जो स्थिति पर आधारित होंगे, पोजीशन पे बेस्ड होंगे। इसलिए कौन कौन से हैं, ये माध्यिका है, इसी के भाई बहन है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल। माध्यिका को बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन, क्वार्टाइल्स को बोलते हैं चतुर्थक, डेसाइल्स है ये, डेसाइल्स, DECILES, डेसाइल्स है ये। डेसाइल्स को बोलते हैं दशमक और परसेंटाइल्स को बोलते हैं शतकों। बड़ा आसान सी बात है। माध्यिका हमारे डाटा को वो वैल्यू होती है जो 2 भागों में बांट रही है। देखो मैंने क्यों बता रहा हूँ ये बात, आगे तो पढ़ेंगे, मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये वर्ड क्लियर हो जाए। कौन सा वर्ड, पोजिशनल। कौन सा वर्ड क्लियर हो जाए, स्थिति नाम यहाँ पर क्यों आया, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। स्थिति का मतलब ये है कि ये जगह पर आधारित है। मीडियन कौन सी जगह है, मीडियन उस जगह का मान है, मीडियन उस जगह का मान है, उस स्थिति का मान है जो 2 भागों में बांट रही है। चतुर्थक उस जगह का मान है, उस स्थिति का मान है जो 4 भागों में बांट रही है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ये उस जगह का मान होगा जो डाटा को 10 भागों में बांट रही है। ये उन जगहों का मान होगा जो डाटा को 100 भागों में बांट रही है। ये 1 होता है, ये 3 होते हैं, ये 9 होते हैं, ये 99 होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये पता लग गया मेरे बोलते ही कि स्थिति संबंधी माध्य क्या है, जो जगह पर आधारित है। ये उस जगह का मान होता है, उस जगह का, उस स्थिति का मान होता है, उस पोजीशन का मान होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। ये उस जगह का मान होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। इसलिए इसको भी कहाँ पढ़ते हैं अपन, पोजीशनल एवरेज में। तो मोटे मोटे तौर पर आपके माध्य को, किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को, आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मोटे मोटे तौर पर हम 2 पार्ट में बांटते हैं। मैथमेटिकल एवरेज, इस पे गणितीय संक्रियाएं लगेंगी, गणितीय गुणधर्म होते हैं। एक कौन से, पोजिशनल, इस पे गणितीय संक्रियाएं नहीं लगेंगी, इनकी गणितीय प्रॉपर्टी नहीं होती। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कंबाइंड मीडियन। तो हमने देखा कि हमने इसको 2 भागों में बांटा है। तो यहां पर आपने देखा कि ये मीडियन है, ये क्वार्टाइल है, डेसाइल है, ये मोड है। इनके आपने कभी कंबाइंड नहीं सुने होंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कंबाइंड मीडियन, आपने कभी नहीं सुना होगा कंबाइंड क्वार्टाइल, आपने कभी नहीं सुना होगा कंबाइंड मोड। लेकिन आपने सुना होगा कंबाइंड एएम, संयुक्त समांतर माध्य, कंबाइंड जीएम, संयुक्त गुणोत्तर माध्य, कंबाइंड एचएम, संयुक्त हरात्मक माध्य, ये सब सुने होंगे आपने। इनके कंबाइंड नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये गणितीय हैं और ये इसी संबंधित है। अब सबसे पहले जो हमने ये 2 पार्टीशन किए, उस पार्टीशन में से हम पहले पार्टीशन पर आते हैं। पहले पार्टीशन पे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, समांतर माध्य की। क्या बोलेंगे इसको अपन, एएम बोलेंगे। पहली बात, AM is the most frequently used and simple average, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे सरल अपना इसका माध्य है। शो कैसे करते हैं, x बार। अगर डेटा को अपन x से शो करें तो x बार,
डेटा को y से शो करें तो y बार, तो ये नहीं दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि हमेशा x बार होगा। समंकों को अगर अपन ने x नाम दिया है तो x बार, समंकों को अपने y मान, दो श्रेणियां हैं, एक मान लो y सीरीज है, एक मान लो x सीरीज है, तो x का माध्य x बार, y का माध्य y बार। जब तक कहा नहीं जाए अपन वो x में ले लेते हैं, तो हमने इसलिए कहा है कि इसका जो नोटेशन है, इसका जो प्रदर्शित करते हैं किस शो करते हैं अपन, x बार से शो करते हैं। तो क्या शो करते हैं, x के ऊपर बार, अगर चर राशि का नाम अपन ने x माना है तो x के ऊपर बार क्या होगा अपना अर्थमेटिक मीन, ये सिंबल है इसका। अब इसके जो फार्मूले हैं उनको मैं एक टेबल के फॉर्म में सिखाता हूं। जनरली मेरी हैबिट है उनको मैं टेबल के फॉर्मेट में बात करता हूं। टेबल देख ली, समझ ली, तो आपको फॉर्मूले को यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारी जो श्रेणियां होती हैं वो तीन तरह से होती हैं, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। हमारी श्रेणियां होती हैं कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत, खंडित, सतत, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो सब समझ में आ जाएगा, बट इसके तीन पार्ट क्यों हुए, व्यक्तिगत के लिए अलग क्यों है, डिस्क्रीट के अलग क्यों है, कंटिन्यूअस के अलग क्यों है, ये तब समझ में आएगा जब ये सीरीज के बारे में पता हो। हमने पहले अध्याय में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने ऐसे कहा था आपको कि भाई आपकी ऐसी मान लो वेरिएबल कौन है, एक्स है, मान लेते हैं अपना वेरिएबल कौन है, अपने पास एक्स वेरिएबल है। उस एक्स वेरिएबल के केवल मान ही मान है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, वगैरह वगैरह, ये मान है। ठीक है, ये मान है। इन मानों के लिए बात करें और एक बार क्या है, x1, x2, x3, ये सब मान है और इनकी संगत आवृत्तियां हैं कि x1 कितनी बार है, f1 बार, x2 कितनी बार है, f2 बार, x3 कितनी बार है, f3 बार, एंड सो ऑन। एक ये हो सकता है, डाटा हो सकता है केवल x के मान ही मान हो, और एक उन मानों की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुए हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। और एक क्या होती है, क्लास होती है। जैसे मान लो मैंने कहा 0 से 10, मैंने कहा 10 से 20 और मैंने कहा 20 से 30, तो ये वर्ग बने हुए होते हैं। क्या बने होते हैं, वर्ग बने हुए होते हैं, क्लास बनी होती हैं। और उन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। मान लेते हैं 4 आइटम इसके अंदर हैं, 7 आइटम इसमें है, 5 आइटम इसमें, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये तीन तरह की चीजें मेरी तीन को शो कर रही हैं। किसको, ये क्या है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रेणी, केवल मान ही मान है अपने श्रेणी के अंदर, उसकी आवृत्ति नहीं है, उसमें वर्ग नहीं है। सेकंड, व्यक्तिगत मान तो थे लेकिन साथ में उनकी पुनरावृत्ति होगी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं, खंडित। तो ये कौन सा है, इंडिविजुअल, ये कौन सा है, व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है, ये इंडिविजुअल है, ये अपना डिस्क्रीट है, ये खंडित है, और ये कौन सा अपना कंटिन्यूअस है, ये आपका सतत है। तो बेसिकली मेरे तीन तरह के डाटा के चक्कर में मेरे फॉर्मूले भी हर चीज़ के, चाहे मैं AM की बात करूंगा, चाहे मैं GM की बात करूंगा, चाहे मैं HM की बात करूंगा, चाहे मीडियन की बात करूंगा, चाहे मोड की बात करूंगा, पूरे चैप्टर में मेरे फॉर्मूले इन तीन कैटेगरी में चलेंगे कि डेटा अगर दे रखा है इंडिविजुअल तो ये फार्मूला है, डेटा अगर व्यक्तिगत है और डिस्क्रीट है तो ये फार्मूला है, डेटा अगर आपका कंटिन्यूअस है, सतत है, तो ये फार्मूला है। इसीलिए आप देखेंगे मैं हर चीज़ टेबल में बात करूंगा ताकि इजीली अपन समझ जाए। तो टेबल के तीन पार्ट ये 1, 2, 3 इसलिए हुए हैं, डेटा व्यक्तिगत भी हो सकता है, डेटा डिस्क्रीट हो सकता है, डेटा कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर डेटा व्यक्तिगत है तो आप देखते हैं, अगर आपको याद होगा, औसत आप सबने पढ़ा है, एवरेज आप सबने पढ़ा है। एवरेज क्या होता है, ऊपर तो वो क्या करते हैं, सारी वैल्यूज का जोड़, और नीचे क्या, वैल्यू की संख्या। तो ये आज भी मेरा वही फॉर्मूला है। तो मैंने कहा भी था ना कि अर्थमेटिक मीन सबसे आसान होता है। अर्थमेटिक मीन क्या बोलता है, समेशन एक्स, क्या बोलते हैं इसको, समेशन। इस चिन्ह का मतलब क्या है, समेशन, SUMMATIUN। कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं। अगर सिग्मा आप बोलना चाहते हो उसको, तो उसको सिर्फ सिग्मा नहीं बोलें, इसको बोलें कैपिटल सिग्मा। अगर आपको सिग्मा बोलना ही है, वैसे तो सिग्मा बोलना छोड़ दें, इसको आप क्या बोलें, समेशन। क्या बोलें इसको, SUMMATIUN, समेशन। और अगर सिग्मा बोलना है तो सिग्मा अकेला नहीं बोलें, क्या बोलें इसको, कैपिटल सिग्मा। कुछ बातें मैं ऐसे ही बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सिग्मा तो फिर ये होता है, आपको याद होगा प्रमाप विचलन, आपको याद होगा ना, प्रमाप विचलन पढ़ते थे अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये होता है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड क्या, सिग्मा। इसको अपन बोलते हैं सिग्मा।
तो ये क्या है, अगर सिग्मा बोलना है तो क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल सिग्मा, बड़ा सिग्मा। और वैसे इसका नाम क्या है, समेशन नाम। क्या नाम है इसका, समेशन नाम। चलिए, तो एक्स बार का मतलब क्या है, समेशन एक्स मतलब सारी एक्स की वैल्यू का योग, वही फॉर्मूला है। समेशन एक्स का मतलब क्या है, सारी एक्स की वैल्यूज का योग। और एन कितनी संख्या है, एन क्या है, संख्या है। तो ध्यान रखें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो एक बार मैं लिख रहा हूं उसको फिर ध्यान समझना। समेशन एक्स आई, आई का मान 1 से लेकर एन, और यहां पर क्या लिख दिया अपन, कुल मिला के संख्या। तो कई बार इस समेशन का मतलब क्या है, योग। भाई कहां से कहां तक, तो जैसे आई का मान कहां से कहां दिया, 1 से n तक। मीनिंग क्या है, x मतलब चर राशि, i मतलब कौन सा मान चर राशि का, पहला। जब i 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, x1 पहला मान। जब i 2 रखूंगा, x2 x का दूसरा मान। जब i 3 रखूंगा, x3 x का तीसरा मान। और जब i n रखूंगा, x का अंतिम मान, nवां मान। तो समेशन कई बार ऐसे लिखते हैं 1i xi करके 1 to n, बट नॉर्मली कई लोग आई को नहीं लिखते हैं, तो टेंशन की बात नहीं। आई लिखा हुआ है या ना आए, आपको इससे घबराना नहीं। आई लिखा हुआ है तो समझा दिया है। एक्स आई मतलब एक्स के व्यक्तिगत मान कहां से कहां है, 1 से लेकर n तक। आई 1 रखने पर x1, 2 रखने पर x2, 3 रखने पर x3 एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये ऊपर तो क्या, सारे मानों का योग डिवाइड बाय मानों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, तो मेथड कौन सा, प्रत्यक्ष मेथड। कौन सा मेथड है ये, अभी मैं प्रत्यक्ष मेथड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष मेथड की बात कर रहा हूँ। फिर एक एज्यूम मीन ले रहा हूँ, और फिर बाद में बात करूंगा स्टेप डिवीजन की। पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष मेथड की। प्रत्यक्ष मेथड में कोई काल्पनिक माध्य नहीं मानते, कुछ नहीं करते, जो बस वैल्यू दे रखी है उन्हीं को आधार पर अपना आंसर निकाल देते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि यहाँ पर मान आपको जो जैसे दे रखे हैं उनको उसी रूप में अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष विधि। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इसलिए इनके नाम थोड़े चेंज हो गए। तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जैसे मान डायरेक्टली मुझे मिले, मैंने उनको उसी रूप में क्या किया, इस्तेमाल करके मैंने अपने परिणाम की गणना की, कैलकुलेशन की, इसलिए बोलते हैं इसको डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। तो इंडिविजुअल में क्या है, ओनली एक्स थे, समीशन एक्स बाय एन। यहां पर क्या हो गई, उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन क्या, समीशन एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ क्यों हुआ, इसको अपन आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने में इसको अपन को। देखिए मान लेते हैं मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, एक्स के मान है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लेते हैं 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं। और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है और 2 है। अब मेरा जो मीन का फॉर्मूला है वो एक ही है आज तक, क्या, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। शॉर्ट में बोल रहा हूं ओबीएस। व्हाट इज ओबीएस, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, अवलोकनों की संख्या। शॉर्ट में बोल रहा हूं ओबीएस, अवलोकनों की संख्या। तो एक्स बार का मतलब क्या है अपना, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कहा जोड़ दो भैया। अब ये 5 कितनी बार है, एक बार। 5 को मैं एक बार जोड़ूं या 5 को मैं ऐसे लिख दूं, 5 × 1, एक ही बात है। हो सकता है यहाँ ये बात क्लियर नहीं होगी, यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब ये 7 कितनी बार है, 3 बार। जोड़ना क्या है, सम, सारी वैल्यू को जोड़ना है। तो देखा जाए 7 3 बार है, तो मुझे 7 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 7 + 7 + 7, या नॉर्मली इसको पाने के लिए, किसको, 7 + 7 + 7 को पाने के लिए 7 को 3 से गुणा कर दूं, एक ही बात आएगी ना। 7 + 7 + 7 21 है, और 7 जितनी बार रिपीट हुआ है उससे गुणा कर दूं तो भी 21 आ रहा है। ऐसे ही 9 5 बार है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार 9 को मुझे 5 बार जोड़ना पड़ेगा। 9 + 9 + 9 + 9 + 9, या सिंपली इतना काम करने बजाय 9 कितनी बार था, 5 बार, 9 को 5 से गुणा कर दिया, बात एक ही आएगी, 45 आएगा। बस इस बात को पकड़ लिया कि यो मैं इंडिविजुअल जोड़ूं या जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है, जो चीज जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है उसे गुणा कर दूं, मेरा परिणाम सेम आता है। तो यहाँ पर उसी बात को लिया गया। तो आपने देखा हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स, वो मान कितनी बार रिपीट हुआ, एक्स क्या मान हमारे चर राशि का, एफ क्या उसकी संगत अपनी आवृत्ति, दोनों को गुणा करके सम कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज। ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज। और मान जो कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, जो मान आपकी पुनरावृत्ति हुई है उसकी बात देखें। जैसे यहां पर था ना ये 1 3 5
n। तो n क्या होता है, व्हाट इज n? सारे मानों का योग, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11। तो n कौन है, 11। कैसे आया वो, f को जोड़ने से। कैसे आया वो, f को जोड़ने से। तो आज भी वो n ही है, समीशन f, घबराने की बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला बना, समीशन fx अपॉन समीशन f। कुछ लोग बहुत जो गणित में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, केवल कहते हैं सर f से f कट गया बचा x। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। इसलिए मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। काट मत देना भाई f से f। ये समीशन कब हो रहा है, ये योग कब हो रहा है, जब f को x से गुणा कर दिया तब योग हुआ। और नीचे केवल क्या है, फ्रीक्वेंसी का योग है, दोनों में अंतर है। इसको आई भाषा में लिखते क्या लिखते हैं, अगर मैं आई लिखूं तो कैसे लिखूंगा, समेशन आई का मान 1 से लेकर n एफ आई इंटू क्या एक्स आई होल डिवाइड बाय समीशन आई का मान 1 से n और क्या अपना एफ आई। बट जरूरी नहीं है आई लिखा मिले, आप भी चाहे तो छोड़ सकते हैं आई को, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना आना चाहिए आई लिखने का मतलब क्या है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आई का मान कहाँ से कहाँ तक है। आई का मान 1 से लेकर n अगर मान है, अगर n वैल्यूज हैं तो आई का मान 1 से लेकर n तक। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर सतत श्रेणी के फॉर्मूले चेंज नहीं हुए, जो डिस्क्रीट का था आप देखिए सेम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है कि जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का है वो किसका है, अपने कंटिन्यूअस सीरीज का है। ऐसा क्यों है, जरा देखिए एक बार। क्योंकि आपने देखा कुछ टाइम पहले, आपने देखा कि मेरी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, सतत श्रेणी जो होती है वो ऐसी होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी। अब जो क्लास है, ये मेरे जो x की वैल्यू है वो एक मान ना होकर एक कक्षा के रूप में है कि x के मान कहां से कहां तक काउंट हो गए, यहाँ पर 0 से 10। x के मान यहाँ पे कौन से काउंट हो गए, 10 से 20। यहाँ कहां से काउंट हो गए, 20 से 30। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, एक x चाहिए। हमको तो क्या चाहिए, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक मूल्य चाहिए। तो क्या करते हैं, आपने पढ़ा था कि हम इसका निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। क्या निकाल लेते हैं, इसका मिड वैल्यू। आपने पढ़ा था पिछले अध्याय के अंदर, हम क्या निकालेंगे, इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। तो 0 से 10 का मध्यमान क्या हुआ, 0 प्लस 10 बटे 2 कितना हुआ, 5। इसका मध्यमान कितना हुआ, 10 प्लस 20 बटे 2 कितना हो गया, 15। इसका मध्यमान क्या हुआ, 20 प्लस 30 बटे 2 कितना हो गया, 25। तो हम अपनी इस कक्षा को, क्योंकि किसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, ये अपवर्जी अपने रूप में है, इसलिए इसका अपन सीधे ही क्या करते हैं, अपना मध्यमान इसका अपन ने निकाल लिया। तो जो मध्यमान है वो अपने क्या रहेंगे, x रहेंगे। जो मध्यमान है ना वो अपने क्या रहेंगे, x रहेंगे। तो x बार क्या है, x बार क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन एफ ई है, वो डिस्क्रीट वाला। तो आपके मन में आया, तो क्लास थी, x कौन है, उस क्लास का उस वर्ग अंतराल का क्या निकाल लूंगा, मध्य बिंदु। तो x कौन बनेगा यहाँ पर, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में जो एग्जांपल लिया था, x कौन बने, 5, 10 और 15। इस तरह से अपने क्या बने, x बने। तो यहाँ पर ही ध्यान रखना होगा अपन को किस तरह से अपन प्रत्यक्ष विधि को लगाते हैं। तो ये अपनी क्या थी, प्रत्यक्ष विधि थी, इंडिविजुअल है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, समीशन x बाय n। डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी होगी, समीशन एफ एक्स अपॉन क्या, समीशन f। और कंटिन्यूअस सीरीज समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन f, जहां x क्या होगा, मध्यमान। x क्या होगा, उस क्लास का अपना मध्यमान होगा।